नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। हम आज एक बार फिर बात करेंगे बीजेपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण सिंह की, जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं और पहलवानों से, खिलाड़ियों से उनका एक जबरदस्त विवाद चल रहा है। बृजभूषण सिंह पर 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी, उनकी पार्टी बीजेपी ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन उससे भी खास और हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी को हर छोटी बड़ी बात पर घेरने वाले अखिलेश यादव भी बृजभूषण सिंह को लेकर बहुत ही मेहरबान नजर आते हैं, नरम नजर आते हैं, खामोश नजर आते हैं। अभी अखिलेश यादव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बृजभूषण सिंह को लेकर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो वो बड़ी सफाई से उन्होंने उस सवाल को टाला। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया तो उन्होंने, बृजभूषण पर पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। बृजभूषण सिंह आपकी तारीफ कर रहे हैं, जंतर मंतर को यौन शोषण को लेकर धरना हो रहा है, इससे तमाम पॉलिटिकल पार्टी जा रही है, आपकी तारीफ के लिए आपको कौन सा? हमारे लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी को हराना हमारे लिए जरूरी है। जहां तक आप अभी घूम करके अखिलेश यादव के उस पर बयान पर जाएंगे और हो सकता है आप ये भी पूछें कि क्या टोपी पहनने वाले हैं, लाल टोपी, हो सकता है आगे आपका सवाल हो, आप बता दीजिए। देखिए, सवाल ये है, जब आई बात तो मैंने कहा कि मैं अखिलेश यादव को धन्यवाद करता हूं और फिर यहां से भी करता हूं। वो मुझे बचपन से जानते हैं, हमारे संबंध उनके पिताजी से थे और ना बोलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुश्ती के बच्चे हैं, अगर 10,000 बच्चे कुश्ती लड़ते हैं तो 8,000 बच्चे यादव परिवार से आते हैं। हम सफाई के कार्यक्रम में गए हैं, अखिलेश यादव मेरे कार्यक्रम में आए हैं, मुलायम सिंह मेरे कार्यक्रम में आए हैं, अमर सिंह मेरे कार्यक्रम में आए हैं, मैं कई बार सफाई में गया हूं, पहलवानों को लेकर के साथ गया हूं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के चरित्र को सब लोग जानते हैं। चिंता मत करिए, अगर मेरी पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा 6 और एक तरीके से मान लीजिए घोषित 7 टर्म मेरा पूरा हो गया है और चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। हम तो चाहते हैं पार्टी मुझको छुट्टी दे दे, मैं काम करूं, पार्टी का ही काम करूंगा। तो सुना आपने, अखिलेश यादव से जब बृजभूषण पर सवाल पूछा जाता है तो वो बड़ी सफाई से कन्नी काट कर निकल जाते हैं, और जब बृजभूषण शरण सिंह से यूपी तक ने अखिलेश यादव के बारे में बात की तो उन्होंने तारीफों के एक तरीके से पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सच जानते हैं, मेरे ऊपर लगे हुए तमाम आरोप झूठे हैं, यूपी में खेलने वाले तमाम पहलवान, ज्यादातर पहलवान जो है वो यादव समुदाय से आते हैं और मुझे अपना नेता मानते हैं, मेरी छवि उनके अंदर बहुत अच्छी है। तमाम बातें कही बृजभूषण शरण सिंह ने। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने यह साफ तौर पर यह भी कहा कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन क्या अखिलेश यादव बृजभूषण शरण सिंह में भविष्य में कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं उनके साथ अपना? क्या बीजेपी अगर कोई एक्शन लेती है और बीजेपी और बृजभूषण शरण सिंह की राहें अलग होती हैं तो क्या अखिलेश यादव को लगता है कि वो एक 4-5 सीटों पर, 4-5 लोकसभा सीटों पर अपना वर्चस्व रखने वाले बीजेपी के इस सांसद को अपने साथ मिला सकते हैं? ये तमाम पॉलिटिकल सवाल हैं जो कुश्ती महासंघ की पॉलिटिक्स के अलावा या पुलिस की 2 हो चुकी एफआईआर की कानूनी पेचीदगियों के अलावा उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हेमंत तिवारी जी। इसके साथ ही संजय सिंह बबलू हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, यानी जहां पर जिस संघ में ये पूरा विवाद चल रहा है वहां उसके अंदर खाने में क्या बातें हैं, ये हम संजय सिंह जी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल हेमंत जी आपसे ही है कि क्या अखिलेश यादव को लगता है कि अगर बीजेपी से राहें अलग होती है बृजभूषण शरण सिंह की तो वो उन्हें अपने साथ बुला लेंगे? पहले भी रह चुके हैं सपा के साथ। नीरज जी, कुछ रोज पहले मैंने आपके सवाल का बहुत मौके पे जवाब दिया था, दोबारा उसी पे आता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी क्यों रिएक्ट कर रही, उसको फिलहाल कदाचित आवश्यकता नहीं है किसी रिएक्शन, और रिएक्शन उल्टा सीधा हो जिसका नकारात्मक असर पड़े, ऐसा रिस्क क्यों ले कोई पार्टी? मतलब भारतीय जनता पार्टी
का एक बड़ा तबका वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ है इस पूरे इशू। और आपने देखा होगा कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके से सारी बातें आई, 2 FIR हुई, राष्ट्रीय स्तर पर लोग पहुंच गए, इस पूरे इशू को एक तरीके से पॉलिटिकल रंग दे दिया गया। तो उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह की जगह कोई और होता तो थोड़ा सा जैसे लगता कि डरा हुआ, परेशान सा और सादग्रस्त। लेकिन ब्रिजभूषण शरण की बॉडी लैंग्वेज आप लगातार देखिए, बड़ा कॉन्फिडेंट है, कोई परेशानी के भाव नहीं है। हालांकि FIR लाज होने के पहले तमाम शेरो शायरी और इस तरीके की बातें, तमाम अपील और जीवन के प्रति अनासक्ति जैसे कुछ संदेश उन्होंने दिए थे। लेकिन अब थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। उसकी कई वजह हैं। एक तो FIR हुई है, निश्चित रूप से जांच होगी, और जांच में ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो करके, यानी कभी होता है कि जो पॉलिटिकल तरीका होता है, राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर के पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है, उस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं है। इसका मतलब पुलिस जो सही है, सत्य है, उसकी जांच करेगी, जिसको लेकर के ब्रिजभूषण शरण सिंह मुतमईन है। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई पॉलिटिकल परिस्थिति इस तरह की बनती भी है, जैसा कि हम लोग कुछ रोज पहले चर्चा कर रहे थे, तो मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, अखिलेश यादव से ब्रिजभूषण शरण सिंह के दोस्ताना रिश्ते हैं। दोनों लोग साथ साथ लोकसभा के सदस्य रहे हैं, एक पार्टी से सदस्य रहे हैं, तो संबंधों को आप समझ सकते हैं। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनी तो एक ऑप्शन तो उनके पास ऑलरेडी है, यानी समाजवादी पार्टी का, जिसकी अभी दूर दूर तक कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है कि ऐसी इस ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी बात, अखिलेश यादव भी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो निजी रिश्तों को भी बचा रहे हैं, जो निजी रिश्ते हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि भविष्य में अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो हमको एक मजबूत करीब करीब जिताऊ कैंडिडेट मिल जाएगा एक सीट पर। उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर इतनी नोचा नोची होने वाली है 2024 के इलेक्शन में, जो मुझे नहीं लगता है कि हाल के वर्षों में या दशकों में कभी हुई होगी। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का भी मेजर फोकस उत्तर प्रदेश में है। कुछ और राज्यों में संभवतः एक जो आशंका है कमजोर परफॉर्मेंस की, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश पर दबाव बड़ा बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी का अपनी सीटों के मैनेजमेंट को लेकर के। तो ऐसे में एक एक सीट के लिए मारामारी, एक एक सीट पर कैंडिडेटचर का सिलेक्शन बहुत मुश्किल का काम हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी फूक कदम रख रहेगी। तो पार्टी क्यों चाहेगी कि एक सीट जो हम लगातार जीतते आ रहे हैं, उस सीट पर हम कोई ऐसा रिस्क लें, हम नया कैंडिडेट लाएं। हालांकि उत्तर प्रदेश में ही भाजपा का एक वर्ग है जो चाहता है कि इनका टिकट कट जाए, और वहीं से गोंडा से ही भाजपा का एक ब्राह्मण विधायक जो है उसको टिकट दिया जाए। इस तरह की चर्चा अंदर खाने की राजनीति में यहाँ होती है। हालांकि ये सब कपोल कल्पित है, क्योंकि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए या हट जाए। ऐसी कोई परिस्थिति फिलहाल मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो भावी परिस्थितियां हो सकती हैं किसी भी कीमत पर, मुकदमे यानी जो केस लॉन्च हुए हैं उनसे लेकर के, या जो नैतिक अनैतिक शुचिता और तमाम अन्य विषय होते हैं जो सार्वजनिक जीवन में जिनकी कस्में खाई जाती हैं, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बने तो उसको देखते हुए अभी फिलहाल भाजपा चुप है, और ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। अखिलेश यादव भविष्य देख रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का यही फ्रेम मुझे अभी नजर आता है। नीरज जी, हमारे साथ संजय सिंह बबलू साहब मौजूद हैं, जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। संजय जी, क्या
नैतिकता के आधार पर बृजभूषण सिंह को कुश्ती महा से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, और वो तो बिल्कुल वैसे भी उनका कार्यकाल जो है वो खत्म होने की दहलीज पर खड़ा हुआ है। वो तो मई के पहले हफ्ते में खत्म ही हो गया होता अगर ये विवाद ना होता तो। जहां तक नैतिकता के आधार पे उनके इस्तीफा देने की बात है, पहली बार जब ये धरने पे बैठे ये पहलवान, तो खेल इन्होंने अपने से कुश्ती संघ को अलग कर लिया। 3 सप्ताह के वहां से 3 सप्ताह बोला गया, इन्होंने 4 सप्ताह के लिए अपने को कुश्ती से अलग कर लिया। कुश्ती से अलग करने के बाद पहलवानों को जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था, और हर हाल में इनका कार्यकाल खत्म हो गया। न तो ये आगे चुनाव लड़ेंगे कुश्ती संघ का, ना ही इनको आगे उसमें अध्यक्ष बनना है, कोई भी पद इनको नहीं लेना है। तो इनका कार्यकाल तो ऑलरेडी समाप्त हो चुका था। यह एक सोची समझी साजिश है। जब भी चुनाव घोषित किया जाता है कुश्ती संघ का, पिछले बार भी इनको पता था कि इनका कार्यकाल खत्म है, अप्रैल में चुनाव होना है, ये धरने पे बैठ गए। अब इसको पॉलिटिकल रंग दे दिया गया। न तो किसी पहलवान के साथ शोषण हुआ है। रही बात उनके निर्दोष साबित होने की, हम लोग भी 3 दशक के ऊपर से उनसे जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर लोग बता रहे हैं 40 मुकदमा, 84 मुकदमा, सारा मुकदमा उनके ऊपर से हट चुका है। मतलब सारे बरी हो चुके हैं, कोई हटाया नहीं गया है किसी की दया पे। और उसके बाद इस चुनाव में उनको लड़ना नहीं था, निर्दोष है। कोई भी एक सिंगल मुकदमा इसके पहले उनके ऊपर छेड़खानी, बलात्कार या इस सब तरह का नहीं था। तो किस बात की नैतिकता? नहीं, तो आप ही की बात से तो ये बात निकलती है ना, अगर उन्हें इस बार लड़ना ही नहीं था तो फिर साजिश करने की नहीं, खिलाड़ियों की मांग नहीं संजय जी, अगर उन्हें लड़ना ही नहीं था तो खिलाड़ियों को क्या जरूरत थी उनके खिलाफ कोई साजिश करने की? वो तो हट ही रहे थे कुश्ती महासंघ से, कोई साजिश करने की जरूरत क्यों पड़ी? खिलाड़ियों की साजिश, आप उनकी मांग को देखिए ना। पहले वो केवल बृजभूषण सिंह का इस्तीफा चाहते थे, उसके बाद उन्होंने डिमांड किया कि पूरे 28 स्टेट जो हैं उनका भी, उसको भी भंग कर दिया जाए। फिर उनकी मांग हुई कि जिला इकाई तक भंग कर दी जाए। तो इसमें साजिश नहीं दिख रही है आपको? बृजभूषण सिंह अपने परिवार के ही किसी सदस्य को लड़वा देते चुनाव, अपने भाई को लड़वा देते चुनाव मीडिया रिपोर्ट्स में, तो इस तरह की बातें भी हैं। कुल मिला के वो अपना दबदबा नहीं छोड़ते, खुद हट भी जाते तो उनका एक प्रॉक्सी कैंडिडेट जो है वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर बैठ जाता। नहीं, अपराधी बन के वो दें इस्तीफा, अपराधी बन के अपने ऊपर आरोप झेल लें। उन्होंने तो 3 सप्ताह के 4 सप्ताह के लिए अपने को हटाया ही था ना उससे। तो इन लोगों ने क्यों नहीं कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया? आज भी तो इस्तीफा देने को तैयार है, धरने से उठ जाओ, इस्तीफा ले जाओ। उन्होंने तो खुलेआम बोल दिया है, प्रेस मीडिया को सबको बोल दिया है कि आप अगर मेरे इस्तीफे से वो खुश है तो मेरा इस्तीफा ले जाइए। धरना पे जिस दिन गाड़ी पे बैठते हैं उनको पकड़ा दीजिए। नहीं, वो तो आप तो देखिए चुनाव नहीं लड़ना है। देखिए, अगर ऐसी ही बात होती तो इंटरवेंशन के बाद तो 2 FIR दर्ज हो ही गई ना। सुप्रीम कोर्ट जब आई बीच में तो फिर 2, और उसमें एक तो नाबालिग से यौनाचार की है, तो सुप्रीम कोर्ट के जब दखलंदाजी हुई तो FIR हो भी गई। तो FIR को तो हम लोग स्वीकार कर ही रहे हैं कि FIR होगी, उसमें जांच होगी। उनको अपने ऊपर या हम लोगों को उनके ऊपर भरोसा है ना कि इस तरह का कृत्य वो नहीं कर सकते। FIR और जांच की तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि FIR हम निर्दोष साबित होंगे इसमें। उनके ऊपर देखिए दबंगई का लग सकता है, थप्पड़ मारने का लगेगा, लेकिन वो छेड़खानी और इस स्तर पे नहीं गए हैं। आप पहलवानों के पुराने वीडियो का, अभी कॉमनवेल्थ का वीडियो देख लीजिए। विनेश फोगाट का यह है कि ऐसा अध्यक्ष, हम लोग खुशनसीब है कि हम लोग को ऐसा अध्यक्ष मिला है जो हमारी एक एक चीज की मॉनिटरिंग करता है। ये सब उपलब्ध है। अच्छा संजय जी, चलिए ये तो हो गई आरोप प्रत्यारोप की बात की, चलिए FIR हो गया। अब जो होगा जांच के अधीन है। ट्यूनिंग एक देखने को मिल रही है कि अखिलेश यादव नहीं बोल रहे हैं कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह पर, या ब्रजभूषण शरण सिंह भी सॉफ्ट है अखिलेश यादव को लेकर। तो क्या, चूंकि आप उनके नजदीकी हैं, उनकी बातें, उनकी राजनीतिक उनके कदम क्या होंगे इससे भी आप वाकिफ रहते हैं, तो क्या इस बात की संभावना है कि वो अगर भाजपा कुछ एक्शन लेती है तो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे? कदापि नहीं, वो समाजवादी के हिस्सा नहीं बनेंगे, कदापि नहीं बनेंगे समाजवादी के हिस्सा। वो भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ रहेंगे। जी, लेकिन अगर मान लीजिए कि भाजपा जैसे ये दबाव तो भाजपा के ऊपर है ही ना कि
बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, यौन शोषण के आरोप हैं, महिलाओं का जो जो बीजेपी का अपना कैंपेन है, मोदी जी का कैंपेन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का पूरा कैंपेन चलता है। वैसी स्थिति में अगर फर्ज कीजिए कि 2024 का चुनाव होगा और अभी ये मामला सब जुडिस है, ब्रिजभूषण जी को टिकट अगर बीजेपी न दे तो फिर वो क्या करेंगे? तो पार्टी का प्रचार करेंगे, पार्टी का काम करेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे। अच्छा, आपको ये बात इतनी सीधी लगती है कि जो जैसे संजय जी कह रहे हैं कि पार्टी का प्रचार कर लेंगे, पार्टी ने कोई एक्शन लिया, क्या आपको इसमें और कोई पॉलिटिक्स नजर आती है? उन्होंने बयान तो दिया मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन क्या मामला इतना सीधा है कि बीजेपी ने कोई एक्शन लिया तो पार्टी का प्रचार करेंगे बस? जो ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो छवि है वो क्या, जो कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बाढ़ के मुद्दे पर वो खड़े हो जाते हैं, वो उस ठाकरे को अयोध्या आने पर चुनौती दे देते हैं जिसकी बीजेपी के साथ मिलने की संभावनाएं होती हैं, तो पार्टी के खिलाफ समय समय पर झंडा बुलंद करते रहने वाले ब्रिजभूषण सिंह इतनी आराम से मान जाएंगे कि पार्टी ने एक्शन लिया तो वो पार्टी का प्रचार करने लगेंगे? देखिए, वक्त वक्त की बात होती है, उनका अपना कैलकुलेशन होगा कि वो गड़बड़ कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है, इसलिए और ना उनकी जगह मैं होता तो मैं क्या जवाब देता? मैं थोड़ी कहता कि मैं समाजवादी पार्टी में जाऊंगा, मैं यही कहता मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहूंगा। पर समाजवादी पार्टी में जबकि वो जा चुके हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में, ऐसा थोड़ी है। क्योंकि राजनीति में आमतौर पर माना जाता है कुछ भी संभव है, कभी भी संभव है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, होता रहा है, हम लोगों ने देखा है, इसलिए हम लोग इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक शब्द कहा, इधर जो आपने देखा होगा, मैंने भी ये देखा, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक है। दूसरी चीज, अगर आपको याद हो, मैंने आपके ही शो में नीरज जी और अमित शाह थे, मैंने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कोई इल्जाम आप लगा लो, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आप यौन शोषण या इस तरह के आरोप मैं बहुत मुनासिब नहीं मानता हूं, क्योंकि जितने वर्षों से मैं उनको देख रहा हूं, गोंडा से लेकर के उत्तर प्रदेश और दिल्ली की उनकी जो सियासत है, उन पर कभी इस तरह के आक्षेप या आरोप उनके सबसे जो कट्टर राजनीतिक शत्रु हैं वो भी नहीं लगा पाए। तो इसलिए बात थोड़ी सी मुझे प्रारंभ से ही खटकती है कि इस तरह के इल्जाम कभी लगे नहीं। अगर कोई आरोप इस तरह से होता है तो थोड़ा सा, और शायद यही वजह है कि ये लगता होगा उनको कि कोई भी जांच हो, जांच में कुछ होने वाला नहीं है, और जांच गलत हो नहीं सकती, क्योंकि जांचें पुलिस की या सेंट्रल एजेंसीज की वही आमतौर पर गलत कही या पाई जाती हैं जहां किसी पॉलिटिकल अपोनेंट को निपटाना होता है या उससे कोई उसका क्या कहते हैं, उससे कोई हिसाब किताब पुराना सेटल करना होता है, तो वो भी स्थित नहीं है। इसलिए शायद वो कॉन्फिडेंट है, और उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बता रहा है कि चीजें जैसे हैं बहुत ज्यादा इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आप म्यूट हो गए हैं सर, आप हेमंत सर। मैं म्यूट हो गया हूँ? नहीं, आपका कनेक्शन लगता है कुछ वीक हो गया था। चलिए सर, अब ठीक है, बताएं। तो मैं ये कह रहा था कि यही सब वजह हैं, इसलिए देखिए जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं, चाहे गोंडा के हो चाहे लखनऊ के हो, उनको भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का जो अंदाज है इस वक्त, इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज की तारीख में, जिसको मैं कहता हूं कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो सारी चीजें बोल रहे हैं, वो देख करके उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनको भी थोड़ी सी मायूसी सी छाई हुई है। तो इसका मतलब कोई चीज खराब नहीं होने जा रही है। दूसरी बात फिर मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव की एक खूबसूरती मैं बताऊं, अखिलेश यादव बहुत मामले में लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली मेच्योर नहीं है, कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन मैंने एक बात हमेशा देखी है कि अखिलेश राजनीति में भी निजी संबंधों की इज्जत करते हैं। ये तो बात की एक खूबी तो मैंने अखिलेश यादव में लगातार देखी जी। और अब अखिलेश भी थोड़ा बृहत्तर दृष्टि से देखने लगे हैं कि मान लीजिए अगर 5% गुंजाइश हो, 10% गुंजाइश हो,
या हो सकता है भाजपा के भीतर कोई एक लॉबी जो ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में ना हो, उनके खिलाफ हो, वो अगर कोई अंदरूनी दबाव बनाए या कुछ ऐसा हो जाए तो ऐसा मजबूत आदमी मिल जाएगा। ये तो आगे भविष्य की बात है, ये सपने बुनने की बात है, और सपना कभी भी सच हो सकता है, सामान्य सी बात है। तो ये इस वजह से अखिलेश की चुप्पी। दूसरे फिर दोबारा कह रहा हूं कि जिस तरीके का आरोप लगे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, वो मतलब आप गोंडा में भी बात करें, 10 लोगों से बात करें, अलग अलग सेक्शन की बात करें, जो 25, 30, 40 साल से, यानी इनके साकेत पीजी कॉलेज अयोध्या में पढ़ाई के दौरान से जो इनको जानते हैं, अगर आप उनसे बात करें तो लोग यही कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आप दादागिरी का, भौकाल का, रंगबाजी का और भी तमाम आरोप लगा सकते हैं, पर आप ये वाले में ये जो चरित्र वाली बात है, चरित्र वाली बात कभी ब्रजभूषण शरण सिंह किसी ने उठाई नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में सारी परिस्थितियां मुझे लगता है कि किसी कंक्लूजन पर अभी फिलहाल नहीं जा रही हैं, और अभी अपर हैंड इस पूरे प्रकरण में अपर हैंड मुझे अब ब्रजभूषण शरण सिंह का दिखने लगा है। जी संजय जी, मैं आपके पास आऊं हेमंत जी की इस बात को लेकर कि अब उनको इस मामले में ब्रजभूषण जी का अपर हैंड दिख रहा है। हमने, चूंकि हम यूट्यूब पर, फेसबुक के साथ लाइव हैं, और हमने अपने यूट्यूब के दर्शकों के लिए एक सवाल पूछा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह सपा का हिस्सा बनेंगे। इस सवाल का जवाब दर्शकों को हाँ या ना में देना है, और इसका नतीजा जब इस डिबेट को नीरज जी क्लोज करेंगे तो अंत में बताएंगे। संजय जी, तमाम तरह की राजनीतिक बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कोई, जैसे अभी हेमंत जी कह रहे थे कि ऐसा लोगों का मानना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर तमाम दबंगई के आरोप आप लगा लीजिए, लेकिन चारित्रिक दुर्बलता के आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब तो चूंकि केस हो गया है, पहलवान अभी धरने पर ही हैं, अब इस पूरे मामले को कई तरह के नैरेटिव दिए जा रहे हैं। जैसे एक नैरेटिव क्या है कि यह हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश की लड़ाई है, दूसरा नैरेटिव क्या है कि यह जाट बनाम राजपूत की लड़ाई है। हम आपसे, चूंकि आप इसके एक हिस्सा हैं, इस पूरे जो संस्था है उसका आप एक हिस्सा है, आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि ये क्या है पूरा मामला। आप अगर इस मामले को जरा हमारे दर्शकों के लिए खोल के बताएं, आप अपने पक्ष के तरफ से, या जो आपको लग रहा हो कि इस पूरे विवाद की मुख्य जड़ क्या है, पूरे विवाद की कहानी क्या है। पहली बात तो जैसे ये कहा जा रहा है कि हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश या हो गया, तो हरियाणा बनाम नहीं है, यह केवल हरियाणा के एक परिवार और एक अखाड़ा जो कि डोपिंग का चीफ है, जिसके सारे मैक्सिमम खिलाड़ी डोपिंग में पकड़े जाते हैं, डोपिंग का बादशाह उसको कह सकते हैं। एक अखाड़ा और एक परिवार की लड़ाई है। बाकी हरियाणा के 90% पहलवान हमारे साथ हैं। दूसरी चीज, इन्हीं लोगों के, केवल हरियाणा के बच्चों के साथ, इनके साथ ही क्यों, हरियाणा ने इस परिवार के साथ ही क्यों हुआ? क्या पूरे देश में, कश्मीर से उठा करके आप देख लीजिए, पूरे देश में है, कहीं के बच्चे नहीं हैं। पुरानी तस्वीर आप देख लीजिए, एक मेडल सेरेमनी के बाद जैसे एक बच्ची अपने पिता को लिपटती है, वैसे साक्षी मलिक ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ लिपटी हुई हैं। एक पिता और बेटी जैसे लिपटते हैं खुशी के पल में। तो यह केवल एक परिवार की लड़ाई है, और सिर्फ फेडरेशन को कब्जा करने की लड़ाई है। और कहीं ना कोई, जैसे अभी हेमंत जी ने कहा ना कि उनको भी भरोसा नहीं है कि वो ये कर सकते हैं, शोषण का उनके ऊपर आरोप नहीं लग सकता। इसी तरह आम जनमानस में जिस व्यक्ति की राजनीति में एंट्री इस पे हुई है कि एक लड़की को छेड़ा जा रहा था और वो अकेले भिड़ गए 10 बदमाशों से, वह व्यक्ति कभी छेड़खानी कर सकता है? जी, लेकिन इसमें एक सवाल, तो अगर मान लीजिए कि आपकी इस बात को हम एक बार के लिए स्वीकार कर लें, तो आखिर में इस पूरे विवाद में जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी पार्टी से भी मिलना चाहिए था, मतलब उत्तर प्रदेश बीजेपी से जिस तरह का सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था, वो भी तो होते नहीं नजर आ रहा है। तो क्या इसका मामला कुछ इस तरीके से भी तो नहीं हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में 2 क्षत्रिय क्षत्रप नहीं हो सकते हैं? योगी जी और ब्रजभूषण जी दोनों लोग एक साथ नहीं मजबूत हो सकते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश बीजेपी शांत है? नहीं, ऐसा नहीं है।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट इस अपनी मॉनिटरिंग इसके ऊपर रख रहा है, इसलिए कहीं कोई पार्टी का या और भी इसलिए नहीं बोल रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो जो भी जांच होगी, जो भी प्रक्रिया होगी, उसको सब लोग स्वीकार करेंगे। ये कोई ये नहीं कि प्रतिद्वंदिता है कि दो ठाकुरों के बीच में हो गया इसलिए पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे हिसाब से। जी जी तो आप आखिरकार जब इस पूरे विवाद, जहां पर हम जिसे इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की, तमाम पहलुओं पर बातचीत वो मीडिया के साथ कर रहे हैं, लेकिन अंत में जो मामला आकर अटक रहा है वो इसी बात पर अटक रहा है कि इस्तीफा ब्रजभूषण शरण जी क्यों नहीं दे रहे हैं, वो जांच की प्रक्रिया को क्यों नहीं ऐसे फेस करना चाह रहे हैं जैसे एक कॉमन मैन फेस करता है। उनके साथ तो जैसे इसी पार्टी में उदाहरण है ना कि आडवाणी जी पर जब आरोप लगे थे तो उन्होंने नैतिकता बस इस्तीफा दिया था, लेकिन इसका यह मतलब तो था नहीं कि आडवाणी जी पर आरोप साबित हो गए थे। आडवाणी जी पे लगा था आरोप, एक नहीं, उनके ऊपर एक व्यक्ति को जिसकी बहू है, बेटियां हैं, नाती है, पोते हैं, उसका चारित्रिक खनन हो रहा है, इस पे क्या है कहना आप लोगों का? गलत आरोप लगा करके जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर दिया तो ये धरने से क्यों नहीं उठ रहे हैं? ये तो बोल दिया ना कि मेरा रिजाइन आप ही के हाथ में भेज देते हैं, उस धरने पे उठे, रिजाइन दे दीजिए उनको। एफआईआर के लिए धरने पे बैठे थे ना, तो एफआईआर हो गया, धरने पे नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जेल भेजेंगे हम, जेल भेजने के बाद उठेंगे। आप पहले दिन से उनकी देखिए, उनकी हर अभी इसके बाद ये जांच आएगी, इसके बाद कहेंगे हम दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं, बोलना शुरू कर दिए। इसके बाद बोलेंगे सीबीआई, तो अभी से सीबीआई का भी डाल दें एप्लीकेशन। अभी इनके बाद फिर कुछ नई लड़कियां लेकर आएंगे। बजरंग पुनिया का ऑडियो है जिसमें वो क्लियर कट बोल रहा है कि कोई लड़की खोज करके लाओ जो अपने ऊपर आरोप ले ले, उसको कमेटी के सामने एविडेंस के रूप में दिया जा तो वो भी जांच का विषय है, वो भी जांच का विषय है, दिया गया उसको, हाँ जांच का विषय। तो जब जांच के विषय पे सब इनका किसी एक पे मांग पे स्टैंड है, मैं इस्तीफा दिलवाने को तैयार हूं, आप उनको धरना से उठवा दीजिए, और जब जांच आएगी उसके बाद जो भी होगा होगा। अच्छा, क्योंकि अपने पे विश्वास है कि निर्दोष है, 1001% निर्दोष है। चलिए खैर, ये तो पुलिस जांच करेगी ही, 2 एफआईआर हो गई है। हेमंत जी लेकिन एक पॉलिटिकल सवाल है कि क्या अगर ब्रिजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद ना होते, क्या ये पुलिस एक ऐसे राज्य की होती जो बीजेपी, मतलब अगर पुलिस जो है वो बीजेपी कंट्रोल्ड ना होती, ब्रिजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद ना होते, तो अब तक गिरफ्तार हो गए होते, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है, विपक्षी पार्टियों का भी कहना है और सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का कहना है। आपको नहीं लगता वाकई जिस तरह के आरोप हैं उसमें कोर्ट के सामने तो पेश करती ही पुलिस, उसके बाद पूछताछ करती, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज करने के बाद पूछताछ तक भी तो नहीं हुई है ना? देखिए, कई बार यह आरोपी की स्थिति और आरोपों की गंभीरता पर निर्भर करता है। बहुत बार तो यूपी पुलिस तो ऐसी है साहब कि आपके ऊपर एक तहरीर दे दिया, उसके बाद पहले आपको 10-20-50 डंडे लग जाएंगे, जब आपका पिछवाड़ा खाली खुल जाएगा उसके बाद फिर आपको लिखा पड़ी होगी और सवाल जवाब होंगे। दिल्ली पुलिस में एक है, दिल्ली पुलिस थोड़ी सी एक प्राइमा फसाई प्रारंभिक जांच कर लेती है, हाँ, उसके बाद चीजों को करती है। या वैसे भी हमने देखा है, आपने नीरज जी महसूस किया होगा कि इस देश में अगर किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री या किसी गृह मंत्री या किसी बड़े ओहदेदार पर कोई इल्जाम लगता है तो उसमें बाकायदा सब जांच पड़ताल होती है। हम आप अभी कहीं जा रहे हों और रास्ते में हो, कोई उपद्रव मच जाए, तो हम आप कितना कहते रहे कि हमारा आपको कोई कसूर नहीं, हम तो यात्री हैं, लेकिन भाई साहब जो दंड लाभ मिलेगा उस वक्त पुलिस के बेतों का, उसको हम आप समझ सकते हैं, कुछ भी कहते रहे। तो पुलिस के भी काम करने का एक दोहरा तरीका तो ही है, जबकि कायदे की बात है कि इस तरह के इल्जामों पर एक बार प्रारंभिक जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी पर बहुत गंभीर आरोप लगाया, 4 लड़कियां चली गई, 2 लड़कियां चली गई, मैंने दर्जनों केस ऐसे देखे हैं नीरज जी उत्तर प्रदेश में, जब फर्जी आरोप महिलाओं ने लगा करके वसूली की और अगला आदमी अपनी इज्जत के डर से
वो शोषण उसका होता रहा। मतलब जिस चारित्रिक शोषण का आरोप लगा करके मुकदमा दर्ज किया गया, उसी जो आरोपी है वस्तुतः उसी का शोषण हुआ। पुलिस उसी शोषण करती है, और जो दूसरी पार्टी जिसने, मतलब इस तरह से फर्जी इल्जाम लगाने का भी एक रवायत रही है। ये इस तरह के केसेस देखे गए हैं। इसलिए मेरा मानना है, और जो नियम सम्मत भी है, कि इस तरह के गंभीर आरोपों की एक प्राथमिक जांच होनी चाहिए। ठीक है, वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे में भी हो सकती है, 1 दिन में भी हो सकती है, लेकिन अगर आप 10 दिन तक उसको आप पेंडिंग में रखे रहें तो 10 जगह से सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। अब इस पूरे प्रकरण में भाई, जैसे मैं जानता हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर इस तरह का आरोप कभी नहीं लगे, कुछ और लोग जानते होंगे जो उनको या उनकी पॉलिटिक्स को या उनके इलाके को समझते हैं, लेकिन जो कानून है वो तो नहीं समझता। कानून तो फिलहाल यही देखेगा कि यह माइनर लड़की है पहलवान, इसने कहा कि हमसे छेड़छाड़ की, हमसे हमारा यौन उत्पीड़न किया। तो ऐसी स्थिति में दोनों बातें जरूरी है कि एक तो किसी सम्मानित व्यक्ति का चारित्रिक हनन न हो, मतलब उसकी सामाजिक जो स्थिति है सार्वजनिक जीवन की, वो अनावश्यक रूप से कलंकित न हो, इसलिए जांच जरूरी है। दूसरे, जांच इसलिए भी ज्यादा जरूरी है, और इसमें इसका सॉल्यूशन लीगली होना चाहिए, विधि सम्मत, कानून सम्मत, कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है, वाकई किसी ने गलत किया है, तो उसको दंड भी मिलना चाहिए। पर इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी पुलिस, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग पुलिस होती है, और अल्टीमेटली पुलिस जो है एक स्टेट का सब्जेक्ट हो जाती है, लेकिन जो कानून हमारा है, जो आपराधिक दफाएं हैं, ये तो कॉमन होती हैं पूरे देश के लिए ना। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि दोनों काम जरूरी हैं। आरोपी अगर कोई है, अगर उसके साथ जाती हुई है, तो उसको न्याय मिलना निहायत जरूरी है, और अगर किसी ने गलत नहीं किया है और उस पर गलत इल्जाम है, सार्वजनिक रूप से उसकी छवि खराब हो रही है, तो ये भी अच्छी बात नहीं। यहाँ दोनों चीजें अप्लीकेबल हैं, दोनों चीजें एक साथ हैं, लेकिन इस तरह की स्थितियां न बने, इस पर ध्यान देने के लिए इसमें निष्पक्ष, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये तो हमारे सरकारों का काम है, हमारे कानून का काम है, और कानून के जो रखवाले हैं उनका काम है। तो कुल मिलाकर के एक लाइन में आप समझिए कि अगर हमारे ऊपर कोई अशिष्ट होने का, किसी के साथ बेहूदगी करने का, किसी पर चरित्र हनन का अगर कोई आरोप लगाता है, तो जांच तो जरूरी है। और चूंकि अगर मैं सही हूं और बिना जांच के हमको पकड़ करके हवाला तुरंत डाल दिया, 5 डंडे लगा दिए, 5 डंडे नहीं भी लगाए, तो वही काम किया जो पुलिस आमतौर पर करती है, ये तो जाती हो जाएगी ना। और चूंकि सबसे बड़ी चीज इनसे इतर एक फाइनल बात कि साहब, ये बातें किस लेवल पे चल रही हैं, ये भी महत्वपूर्ण होता है। ये भी महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति का, जो आरोपी है उसका कद, और व्यक्ति का जिसने आरोप लगाए हैं उसका स्टेटस। ये दोनों चीजें एक बार देखना तो जरूरी है। मुझे लग रहा है कि इस वाले मामले में भी यही चल रहा है। जी हेमंत जी, आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही। संजय जी, मैं आपके पास आता हूं सवाल के साथ। जो आपने अपना पहला वक्तव्य रखा था, तो आपने ये इस बात पर काफी बल दिया कि शरण सिंह पर जो कहे जा रहे हैं कि 40 मामले थे, तो अब वो सारे मामलों से बरी हो चुके हैं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो बरी हो चुके हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्होंने जिंदगी में तमाम झंझावत देखे, वो इमोशनल भी कई दफा नजर आया, पारिवारिक चीजों का जिक्र किया। लेकिन जब आज ये आरोप जब लगे हैं, तो क्या अब आपको, चूंकि आप उनके करीबी हैं, तो क्या अब आपको लग रहा है कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी सियासी झंझावत साबित होने जा रहा है ये आरोप? क्योंकि आरोप गंभीर है और एफआईआर दर्ज है, पुलिस अपनी न्यायिक प्रक्रिया, पुलिस का अपना सिस्टम है, जांच होगा, चार्जशीट होगी, तब न सच सामने आएगा। लेकिन तब तक तो राजनीति और समाज और जो आगे आने वाला 2024 का चुनाव, जो कि कितना महत्वपूर्ण है कि बीजेपी सारी 80 सीटों के लिए तैयारी कर रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने जीवन के सबसे बड़े सियासी झंझावत से गुजर रहे हैं?
इसके चरित्र के ऊपर लगा है तो वो तो भाई सबसे इस समय तकलीफ में रहेगा ही अंदर से, जो आदमी उस नेचर का ना हो। और जैसे इन लोगों ने आरोप लगा लिया तो ये हो रहा कि मेडलिस्ट है, मेडलिस्ट है। तो क्या मेडलिस्ट हो जाना इतना बड़ा चीज है कि वो सड़क पे घूमने वाले आदमी तो है नहीं कि उनके ऊपर आरोप लगा दे रहे हैं। और एक दो बार का मेडलिस्ट अभी जेल में है। तो अगर मेडलिस्ट होना ही गुनाह का सबसे बड़ा वो है कि गुनाह नहीं कर, मेडलिस्ट गुनाह नहीं कर सकता तो उसको जेल से रिहा कर दीजिए। क्या जरूरत है उसके ऊपर मुकदमा चलाने का। और नहीं, मैं कानून तो आपसे एक सबके चीज लिए पूछना सामान्य चाहता है। हूँ, जी तो सामान्य है ना। मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन बृजभूषण शरण सिंह पे ये आरोप साबित नहीं हुए और वो निर्दोष घोषित कर दिए गए, क्या उस दिन इन लोगों का मेडल वापस ले लिया जाएगा? भारत सरकार इनका मेडल वापस लेगी या इनके खेलने पे प्रतिबंध लगाएगी? ये सवाल भी देश की जनता से पूछना चाहिए। क्योंकि जी कुश्ती का जो अच्छा समय होता है, जिसमें बाउट होते हैं, वो जनवरी से लेके मई महीने तक होते हैं। इस बीच में 15 बाउट थे। जो जिसका अंडर 15 अभी होने वाला था, खेल इन लोगों ने रोक दिया है। जो बच्चा मान लीजिए अभी 14 साल 9 महीने का हो गया है और अभी मई जी मई के बाद 3 महीने में 15 साल का हो जाएगा, तो उसका तो एक कुश्ती गया कि नहीं गया? एक जाहिर एक तौर बाउट उसके गया ना। उसमें अगर उसको आगे आता तो फिर वो अंडर 17 में जाएगा, अंडर 19 20 में जाएगा। तो ये कुश्ती का नुकसान कर रहे हैं केवल फेडरेशन कब्जा करने के लिए, और इनका कोई भी दूसरा नहीं है। लेकिन इसमें सियासी नुकसान तो बृजभूषण शरण सिंह का हो रहा है ना। चलिए मान लीजिए नहीं, कि सियासी फेडरेशन नुकसान के इसलिए नहीं होगा। क्या सियासी नुकसान होगा? जनता उनको जान रही है। जो जनता उनको 6 बार चुन के भेजी है तो उनके स्वभाव को जान रही है कि हमारा सांसद कुछ भी हो जाए ये काम नहीं कर सकता। तो इस आरोप से सियासी नुकसान हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। जी कैसरगंज की जनता ने उनको भेजा है ना। जाहिर ये तौर पर इन्हें जी हेमंत जी आपको क्या लगता है इस मामले पर? क्या अब आगे क्या होगा? देखिए, खबरों में तो बने हुए हैं बृजभूषण सिंह, धरने पर बैठे हुए हैं खिलाड़ी, हर रोज वहां नेता भी पहुंच रहे हैं, बयानबाजियां भी हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होगा आने वाले दिनों में? कोई एक्शन होगा बृजभूषण सिंह पर या वेट एंड वॉच ऐसे ही चलता रहेगा? आपका अनुभव क्या कहता है, आगे क्या दिशा लेगा ये मामला? मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ खास नहीं होने वाला है। बृजभूषण शरण सिंह जब इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, आप धरने से उठो, और जिस तरीके से धरने को एक राजनीतिक पूरा मंच का स्वरूप दे दिया गया है, जो राजनीतिक समर्थन मिल रहा है, उसने भी हालातों को थोड़ा सा और खराब किया है। कम से कम पहलवानों के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सही बात है। अगर इस तरह की जाति के इल्जाम देश के लिए रत्न लाने वाले पहलवान लगाते हैं और सवाल उठाते हैं, तो पॉलिटिकल लोग सिंपैथी लेने के लिए अपना समर्थन देने चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये सिंपैथी और ये समर्थन जो है वो नकारात्मक हो जाता है। मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। ये सही है या गलत अलग विषय है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि अब ये पूरा पूरा एपिसोड पॉलिटिकल हो चुका है, और इसमें पॉलिटिकल कमियां, खामियां, जरूरतें, कारण, कारक सब अब ढूंढे जाने हैं इसमें। अब जिस तरह की नई नई बातें आ रही हैं, हुड्डा की बात आई, फेडरेशन में कब्जे की बात आई, और ये सारी चीजें आई। और आपने भी आप सवाल सही किया कि अगर विभूषण नहीं रहते हैं तो उनका कोई, ये संजय बबलू हो जाए या कोई हो जाए या उनके परिवार हो जाए या प्रतीक उनके बेटे हो जाए। हाँ, ये तो राजनीतिक विरासत तो देखी गई है, फेडरेशन में भी तमाम बेटे, ये भी संभव है। लेकिन मुझे लगता है अब कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, कुछ बहुत खास होने वाला नहीं। पुलिस अपना अपना पूछताछ पड़ताल करेगी, लेकिन अद्यतन परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता है कि कोई और ज्यादा रोमांचकारी दृश्य इस पूरे प्रकरण में हम लोगों को देखने को मिलेगा। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, और जिस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जो आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, उसमें इस बात के, हालांकि एक बात जानिएगा, मैं फिर एक चीज कह रहा हूं कि मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें किसी ने गुनाह नहीं किया, आरोप चूंकि गंभीर थे, इसलिए बेगुनाह को ही
सजा पाते हुए हमने देखा है। सबसे बड़ी सजा तो सार्वजनिक जीवन में चारित्रिक लांछन, चारित्रिक दुर्बलता के लांछन, ये बहुत गंभीर स्थिति होती है। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों को देखते हुए, अगर आप याद हो तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ पंक्तियों को गाते हुए एक वीडियो उनका जारी हुआ था, वायरल हुआ था। आज इसमें काफी जीवन के प्रति अनासक्ति और नैराश्य वाली बातें थी। लेकिन स्नेह स्नेह जैसे विषय आगे बढ़ता गया, ब्रजभूषण शरण सिंह का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। बढ़ा क्या, मुझे लग रहा है कि एकदम लबालब है। ब्रजभूषण सिंह का एक वीडियो और वायरल हुआ था सर। वो हमारी सहयोगी संस्था लल्लन टॉप से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि हाँ, मैंने रविंदर को मारा था। नहीं, रविंदर को जिसने मारा था उसको उन्होंने मारा था। हाँ, तो रविंदर को जिसने मारा था मैंने उसको मारा था, और उस मामले में वो बरी हुई। बिल्कुल, केसेस तो उनके खिलाफ उसमें इनको गोली लगी है भाई साहब, इनको गोली लगी। अगर गोली चलेगी तो क्रॉस फायरिंग में तो मारेगा ही आदमी। मैं एक बात दूसरी आज बता रहा हूं आपको कि ब्रजभूषण शरण सिंह से मेरा बहुत ज्यादा साबका नहीं रहा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के गोंडा में जो सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे वो हमारे शिष्य अनुज, कुछ कह लीजिए, पंडित सिंह बहुत बात ब्रजभूषण की करते थे। सैकड़ों बार हमारे पास आकर के चुनाव हारने के बाद भी, चुनाव लड़ने के पहले, मंत्री रहने के बाद भी। लेकिन पंडित सिंह भी कहते थे कि भाई कोई इस तरह का आरोप, जो चारित्रिक आरोप है, वो ब्रजभूषण सिंह पे कभी नहीं लगा। इसलिए मुझे उनकी बात याद आ रही है। मुझे नहीं लगता कि गोंडा की राजनीति में पंडित सिंह से ज्यादा घोर विरोधी कोई ब्रजभूषण शरण सिंह का रहा होगा। अगर सबसे बड़े विरोधी है। हाँ, अगर इस तरह की बात है तो ये बात मुझे लगता है कुछ ज्यादा खास, क्योंकि अगर फैब्रिकेटेड चार्जेस हैं तो वो तो स्थापित हो जाएंगे, वो उसका इन्वेस्टिगेशन में कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा, दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, और मुझे नहीं लगता दिल्ली में थाने पुलिस जाके इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। हो सकता है इसके लिए कोई वो किसी अलग सिविल को जिम्मेदारी दे दें, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। पर उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। हम इस वक्त कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमको दिख रहा है उससे अभी मुझे लग रहा है कि ये जो धरने पे बैठे पहलवान हैं, ये जो पहले चक्र में इनके धरने पर जो एक उबाल सा दिखा था, पब्लिक जो रिएक्शन दिखा था, वो नहीं है। अब ये पॉलिटिकल सा हो गया है इस राउंड में। दूसरे जैसे लगता था कि इस तरह का आरोप लगने के बाद एकदम धड़ाधड़ कोई कार्रवाई हो जाएगी, ब्रजभूषण शरण सिंह जगह छोड़ देंगे या सांसद से अपना पद से अपना कुछ इस तरह की बात करेंगे, उस सब की गुंजाइश नहीं रह गई है। और इसीलिए ब्रजभूषण संभवतः इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर। जी संजय जी, आप भी बताइए कि ब्रजभूषण सिंह का अब अगला कदम क्या होगा, फाइनली क्या होने जा वो जी हाँ, पूरा प्रश्न कर लीजिए। पूरा प्रश्न ये कि क्या अभी तो चुनाव रुका हुआ है, वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या वो अब भी कुश्ती महासंघ की इस पूरी राजनीति में अपनी दखलंदाजी जारी रखेंगे, या वो इससे अलग हो जाएंगे और इस मामले की जांच और इसके नतीजों का इंतजार करेंगे? इस नतीजे के आने के बाद ही आगे का कोई डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि एक कमेटी बना दी गई है जो चुनाव को, मेरे 45 दिन के अंदर चुनाव को कराना है। चुनाव 28 स्टेट के डेलीगेट आएंगे, वो चुनाव कराएंगे, वो चुनाव में वोट देंगे, वोटिंग देंगे। जिसके पक्ष में वोटिंग होगी वो चुनाव जीतेगा, वो अध्यक्ष बनेगा, सचिव बनेगा। बाकी हम लोग सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इसके मॉनिटरिंग के बाद जांच में क्या होता है, उसके बाद आगे का कदम निर्धारित किया जाएगा। चलिए, तो लेकिन एक प्रश्न मेरा है जी, एक प्रश्न है कि अगर हम निर्दोष साबित होते हैं तो क्या इनका मेडल वापस लिया जाएगा? क्या मेडलिस्ट होने पे किसी भी सम्मानित व्यक्ति के, जो कि 6 बार का सांसद है, उसके ऊपर आरोप लगा देना और उसके 66 साल की उम्र में एक भी आरोप उसके ऊपर छेड़खानी तक के नहीं लगे, किसी को घूरने तक के नहीं लगे हुए हैं।
ये भी आप देश से ये सवाल कानून का पूछिए। विषय है, कम से कम अदालत कम से कम इस बात पे तो अपना फैसला नहीं देगी कि 66 साल की उम्र तक एक भी आरोप छेड़खानी का नहीं लगा था और 66 साल की उम्र में लग गया तो ये गलत आरोप है। मेरे ख्याल से इतना अदालत में नहीं होगा। आप लोग अपना पक्ष रखेंगे, आरोपी पक्ष भी अपने पक्ष रखेगा, तो अदालत क्या फैसला देती है ये उसी वक्त देखना होगा। लेकिन आपने अपना जो साफ साफ बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, वो इस्तीफे के लिए भी तैयार हैं अगर खिलाड़ी खेलने के लिए और कुश्ती को जो नुकसान हो रहा है उसे ना होने दें। तो ये आपने अपना पक्ष रखा। हेमंत जी से हमने समझने की कोशिश की कि क्यों आखिर बीजेपी एक्शन नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी जो हर बात पर बीजेपी को घेरती है, अखिलेश जो ठाकुरवाद के आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाते हैं, वो बृजभूषण शरण सिंह के मामले में क्यों चुप है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं। ये तमाम बातें पिछली 45 मिनट की चर्चा में हमने समझने की कोशिश की। लेकिन एक बात तय है कि फिलहाल जो कानूनी सत्य है वो ये है कि 2 FIR बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो चुकी हैं। अब उनकी जांच में आगे क्या आता है, ये जांच कैसे आगे बढ़ती है, क्या जंतर मंतर पर बैठे पहलवान खिलाड़ी उठते हैं या वो अपने इस धरने को जारी रखते हैं, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। यूपी तक की नजर इन तमाम सवालों पर भी बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हेमंत सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमने YouTube पर आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या बृजभूषण शरण सिंह सपा ज्वाइन करेंगे, तो 45% दर्शकों का, हमारे दर्शकों का कहना है कि नहीं करेंगे, 55% का कहना है कि हाँ करेंगे। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से संजय सिंह बबलू ने ये पूरी ताल ठोक कर कहा है कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो खैर, आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सभी मेहमानों का धन्यवाद, दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।